नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ज़्यादा समय गवाए बिना शुरू करते हैं लिखना। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो फ्यूचर में आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं आज, ये पार्ट 2 है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। इसके पहले भी हम एक पार्ट बना चुके हैं। क्वेश्चन है, निरंतर उत्पन्न किए जा रहे और फेंके गए ठोस कचरे का विशाल मात्राओं का निस्तारण करने में क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशिष्ट को सुरक्षित रूप से किस प्रकार से हटा सकते हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा बना रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से मानव की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं है। तो जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ती जा रही है या जनसमूह बढ़ता जा रहा है, उसकी आवश्यकताएं वैसे वैसे बढ़ती जा रही हैं। उससे हो ये रहा है कि जो ठोस कचरा है, और सिर्फ ठोस ही नहीं, जो तरल कचरा है उसका, उससे रिलेटेड भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आज हम ठोस कचरे की विशाल मात्राओं को निस्तारण कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, उससे रिलेटेड आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। क्या है? उचित ठोस अवशिष्ट प्रबंधन योजना। क्या है? ठोस अवशिष्ट प्रबंधन योजना और निष्पादन की कमी के कारण फेंके गए ठोस अपशिष्ट उत्पादों का निपटान इस संबंध में निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है। वो क्या क्या है और इससे रिलेटेड क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उनको देखते हैं अभी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उत्पन्न बाधाएं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की कमी। क्या है? एक तो ये योजना की कमी है, इसका उचित निष्पादन ना होने पाना। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अविकसित तरीकों का उपयोग। क्या है? अविकसित तरीकों का उपयोग। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में दीर्घकालिक दृष्टि की कमी है। जनसंख्या वृद्धि एक सबसे बड़ा कारण। रहने योग्य क्षेत्र बढ़ते हुए इन क्षेत्रों तक पहुंच जाता है और ठोस अपशिष्ट को फेंका जाता है। अकुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएं चल रही हैं। अप्रशिक्षित और प्रशिक्षित और कुशल कर्मियों की कमी है। मतलब अप्रशिक्षित तरीके से ठोस कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। अवशिष्ट प्रबंधन के प्रति नागरिकों में जागरूकता की कमी है। ये कुछ मेजर पॉइंट है, जैसे योजना की कमी है, अविकसित तरीकों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का हो रहा है, दीर्घकालिक दृष्टि की कमी है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और ठोस अपशिष्ट को काफी मात्रा में यूज किया जाता है और उसको फेंक दिया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अकुशल प्रथाएं चल रही हैं। कुशल कर्मियों की कमी है, या अप्रशिक्षित तरीके से या अनसाइंटिफिक तरीके से इसका ठोस कचरे का निदान किया हो रहा है। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्या है? नागरिकों में जागरूकता की कमी है। अब देखते हैं जहरीले अपशिष्टों का प्रबंधन किस प्रकार से होता है। पर्यावरण की दृष्टि से ठोस अपशिष्टों को श्रेणीबद्ध करना और विषाक्त अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करना। जहरीले अपशिष्टों और उसके उचित निपटान का पता करने के लिए एक अच्छी तरह से प्रबंधित अपशिष्ट ऑडिट की आवश्यकता पर जोर देना है। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम। क्या है? खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत निर्धारित नागरिक और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निगरानी और प्रवर्तन की व्यवस्था करना है। जहरीले अपशिष्ट के निपटान में 5R या 5R, जैसे R फॉर रिड्यूस, रीयूज, रिकवर, रिसाइकल एंड रीमैन्युफैक्चर की अवधारणा को अपनाना है। शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक बहुत मुख्य समस्या बन गया है। वित्तीय कमी, अप्रशिक्षित कर्मी का अभाव है, और मतलब वित्तीय कमी है और प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव है, और सरकार की अनुपयुक्त नीतियों इसके मुख्य कारण है। आई होप आपको इसका आंसर पसंद आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आर्द्र भूमि क्या है? आर्द्र भूमि संरक्षण के संदर्भ में बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग की रामसर संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। भारत में रामसर स्थलों के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसको लिखना शुरू करते हैं कि पानी या जलमग्न भूमि या भूभाग को आर्द्र भूमि कहते हैं, या जल में डूबी हुई भूमि को आर्द्र भूमि कहते हैं। कई भूभाग वर्ष भर आर्द्र रहते हैं और कुछ अन्य मौसम में प्राकृतिक अथवा कृत्रिम, स्थायी अथवा अस्थायी, पूर्णकालिक आर्द्र या अल्पकालिक, स्थिर जल अथवा अस्थिर, स्वच्छ अथवा अस्वच्छ जल, लवणीय, मटमैला जल, इन सभी प्रकार के जल वाले स्थल आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में भूजल स्तर ऊपर होता है। आर्द्र भूमि पीने के पानी के स्रोत के रूप में भी काम करते हैं। यह क्षेत्र बाढ़ को नियंत्रित करता है। आर्द्र भूमि की वनस्पति घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों को रोककर भी पानी की गुणवत्ता को बनाए रखती है। आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में रामसर ईरान में है जो में एक अंतर सरकारी संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। यह संधि आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्तिसंगत उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा प्रदान करती है। रामसर सम्मेलन में आर्द्र भूमियों के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराता है। यह समझौता पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसमें हमें 2 उदाहरण भी देने थे, नाम लिखने थे, उनको आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। और अभी रिसेंट में कितने सारे रामसर साइट ऐड हुए हैं और कौन कौन से ये जो यूनेस्को की लिस्ट में सम्मिलित हुए हैं, उन सब की डेटा आपके पास इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता किस प्रकार अलग अलग पाई जाती है? वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण में जैव विविधता अधिनियम 2002 किस प्रकार सहायक है? इसका उत्तर लिखते हैं। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या क्या है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से है। भारत दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि विश्व में पाई जाने वाली कुल पक्षियों का 12% का निवास स्थान भारत में है। इसके साथ ही विश्व की विभिन्न प्रकार की मछलियां का 11% है, 7% स्तनपायी पाए जाते हैं, 6% सरीसृप पाए जाते हैं। कहाँ? सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे तथा 4% उभयचर का निवास भारत में है। विश्व में कुल 34 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से 4 भारत में स्थित हैं और इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और ये है क्या है? हिमालयी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह। और जिस तरह से इनमें जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए ये हॉटस्पॉट भारत में है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और निकोबार द्वीप समूह, इसमें फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है और इसलिए यहाँ पर ये जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना 2003 में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए की गई थी। यह एक सांविधिक स्वायत्त संस्था है। यह संस्था जैविक संसाधनों के साथ साथ उनके सतत उपयोग से होने वाले लाभ को निष्पक्षता और सामान्य बंटवारे जैसे मुद्दों पर भारत सरकार के लिए सलाहकार और विनियामक की भूमिका निभाती है। इसके अनुच्छेद 8 में जैव विविधता की पहुंच और लाभ साझा करने और बौद्धिक संपदा अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए
प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने से संबंधित बातों की चर्चा की गई है। जैव विविधता अधिनियम राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर जैव विविधता कोषों की स्थापना का प्रावधान करता है। जैविक संसाधन या संबंध ज्ञान का लाभ केवल उन व्यक्तियों या समूह को दिए जाते हैं जो उनका उपयोग समाज के लिए करते हैं। जैव विविधता से होने वाले लाभ को जैव विविधता कोष में जमा किया जाता है। इसका उपयोग जैविक संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ उन क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के उपयोग में किया जाता है। इस अधिनियम में ने आवेदक प्राधिकरण, स्थानीय निकायों, स्थानीय और स्वदेशी समुदायों आदि के बीच लाभों को साझा करने में मदद की है तथा यह निश्चित रूप से पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय समुदाय के महत्व को पहचानता है। हालांकि यह लगातार अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसे पूरा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ विशेषज्ञों की राय के अनुसार जैविक विविधता अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने से देश को सालाना कई हजार डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। तटीय बालू खनन, चाहे वह वैध हो या अवैध हो, हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। भारतीय तटों पर हो रहे बालू खनन के प्रभाव का विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन इकोलॉजी इन एनवायरनमेंट में आया था, तो इसका उत्तर लिखना हम शुरू करते हैं। भारतीय तटों पर होने वाले बालू खनन ने भारतीय तटों को अनेक प्रकार से दुष्प्रभावित किया है। केरल राज्य में कोल्लम और अलपाद जिलों में बालू खनन के चलते मत्स्यन प्रभावित हुआ है, जिससे उनकी आजीविका को नुकसान हुआ है। कोरोमंडल तट पर रेत खनन के चलते ताड़ के वनों को क्षति हुई है। साथ ही यहाँ समुद्र तटों का भी विनाश हो रहा है। फलतः इस क्षेत्र में स्थित आवासीय गांव रेत एवं जल भराव का सामना कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि कई बार बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तटीय बालू खनन पर्यावरणीय परितंत्र को दुष्प्रभावित करता है। तटीय बालू खनन तटीय जीव जंतुओं की आवास हानि, तटीय वनस्पति के विनाश, समुद्री आपदाओं की विविधता जैसे चक्रवात एवं सुनामी को बढ़ाता है। यूएनडीपी के अनुसार भारत जैसे देशों में तटीय बालू खनन में तीव्रता आई है, जिससे तटीय जनजीवन के लिए खतरा उत्पन्न हुआ है। उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में तटीय खनन के कारण जीवों के लिए आवास संकट में आ गए हैं। जीवों के आवास संकट में आ गए हैं, जिससे मुख्य रूप से ऑलिव रिडले कछुए शामिल हैं। चूंकि भारत का पूर्वी तट चक्रवातों के प्रति सुवेद्य है, लेकिन अब सिर्फ पूर्वी नहीं है, अब पश्चिमी भी तट भी चक्रवातों के लिए प्रति सुवेद्य हो गया है और ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुआ है। अतः रेत खनन की अधिकता तटीय क्षरण को बढ़ावा देगी, जो अंततः आपदाओं की विभीषिका को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट से है। पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि किसी प्रदेश के दीर्घोपयोगी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की योजना बनाते समय इस संकल्पना को समझना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर लिखते हैं। वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या वहां के वहन क्षमता से अधिक हो जाती है तो ये अतिरिक्त जनसंख्या वहां के पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव डालेगी, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कोई भी आबादी असीमित विकास नहीं कर सकती है, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और वहन क्षमता को एक प्रणाली की अधिकतम
भार सहने की क्षमता के रूप में देखा जा सकता है। पर्यावरण का भी एक क्षमता है, यह वहन क्षमता प्राकृतिक संसाधनों के अधिक मात्रा में निकाले जाने से सीमित होती जाती है। यदि संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है तो पर्यावरण का विनाश हो सकता है। यदि एक बार पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसे सुधारना बहुत कठिन कार्य होता है। दीर्घोपयोगी विकास एक ऐसा विकास है जिससे न केवल वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, बल्कि आगामी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता भी बनी रहती है। किसी प्रदेश के दीर्घोपयोगी विकास की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि बढ़ती जनसंख्या तथा प्राकृतिक संसाधन के बीच संतुलन बना रहे। जीवन स्तर में वृद्धि आने वाली सभी मानवीय गतिविधियों को पर्यावरण भी प्रभावित करती है। इसलिए इन गतिविधियों को इस प्रकार संचालित किया जाए कि पर्यावरण को कम से कम हानि हो। दीर्घोपयोगी विकास की मांग है कि प्राकृतिक संपदा के प्रयोग व उपयोग की मात्रा में समन्वय हो। आर्थिक और औद्योगिक विकास इस तरह से होने चाहिए जिससे पर्यावरण को ऐसी क्षति ना हो जिसे सुधारा ही ना जा सके। वर्तमान की किसी भी विकास संबंधी क्रिया को करते समय उसके भविष्य में आने वाले परिणामों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हमें पर्यावरण कीमत पर बौद्धिक इस्तेमाल की वस्तुओं का उपयोग सीमित करना होगा। प्रस्तावित नियोजन प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से समुदाय, विशेषज्ञों और निर्णयकर्ताओं के बीच पारस्परिक संबंध होना चाहिए। उत्पादन क्षमता के अंतर्गत सहायता क्षमता का उपयोग और क्षेत्रीय गुणवत्ता के अंतर्गत पर्यावरणीय गुणवत्ता के उपयोग के माध्यम से वांछित उत्पादन उपयोग के स्तर पर पहुंचने के लिए क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में हम लिखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम या NCAP एक मध्यावधि पंचवर्षीय कार्य योजना है जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच सहयोगात्मक, बहुस्तरीय और अंतर क्षेत्रीय समन्वय स्थापित किया जाएगा। योजना के अनुसार मध्यावधि परिणामों को देखने के बाद कार्यक्रम को आगे और बढ़ाया जाएगा। इसकी विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कार्यक्रम के समग्र उद्देश्य में देश भर में वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को बढ़ाना और जागरूकता और क्षमता निर्माण गतिविधियों को मजबूत करने के अलावा वायु प्रदूषण को रोकथाम, नियंत्रण और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए व्यापक समन क्रियाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण मंत्रालय ने 102 शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2 साल के लिए 300 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। इन शहरों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों को पूरा नहीं कर पाने के कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पहचाना गया है। इसके अलावा NCAP के तहत समन कार्रवाई लागू करने के लिए पहचाने गए 102 गैर प्राप्ति शहरों के लिए शहर विशिष्ट कार्यक्रम योजना तैयार की जा रही हैं। स्मार्ट सिटी कार्यक्रम का उपयोग 102 गैर प्राप्ति शहरों की सूची में आने वाले 43 स्मार्ट शहरों में NCAP को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। कार्यक्रम को संबंधित मंत्रालयों द्वारा संस्थागत रूप दिया जाएगा और अंतर क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसमें सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योग के विशेषज्ञ, शिक्षाविद और नागरिक समाज शामिल हैं।
आई होप आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट का ये सेशन पसंद आया होगा। तो चैनल, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एक्टिवेट कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप तक पहुंच जाएगा तुरंत की तुरंत। और जो भी अपडेट आती हैं उनको मैं शॉर्ट वीडियो में उन अपडेट्स को बताता हूं ताकि आपको जो भी आप आंसर लिखते हैं उसमें एग्जाम्पल्स, कई सारी रिपोर्ट्स में क्या क्या जानकारी आए उपलब्ध है, उन सब के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो कमेंट कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई सुझाव हैं जो इस आंसर को और अच्छा बना सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।